I think without I'd like to invite our guest speaker, Mr. Mohammad Saeed Nashir. He is an attorney. So, and probably this session is going to be more in Urdu and English. So, Saeed sir, welcome. I'm going to make you the co-host. If you want to share something, you can share it. All right, over to you. Thank you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. मेरा नाम मोहम्मद सईद नाशिर है। ये जो सेशन है मोस्टली उर्दू में कंडक्ट करूंगा। इसमें थोड़ी सी मुझे उलझन भी होगी, लेकिन आप प्लीज बर्दाश्त कीजिएगा क्योंकि इंग्लिश में नहीं होगा, उर्दू में होगा। क्योंकि बहुत से दोस्तों की ये ख्वाहिश थी कि उर्दू में बात की जाए। But if some friend needs it in English, we can make it later on in English. That's far more easier for me to speak in English. जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले कि विल जरूरी क्यों है। तो विल की जरूरत इसलिए पेश आती है कि अगर विल आपकी नहीं होगी और खुदा ना खास्ता आपके कोई डिपेंडेंट्स भी नहीं है, बच्चे नहीं है फॉर एग्जांपल किसी बंदे के, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी क्राउन के पास चली जाएगी। क्राउन मीन्स किंग और क्वीन। तो ये जो प्रॉपर्टी है जितनी भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये बिलोंग्स टू क्राउन, चाहे हमने उसके जितने मर्जी पेमेंट किया हो। तो वो विल उसके लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह अगर आप इनकेपेबल खुदा ना खास्ता कोई हो जाता है, इनकैपेसिटी उसकी हो जाती है टू मेक डिसीजंस, उसकी कुछ भी रीजन हो सकती है। इट कुड बी ड्यू टू सम डिजीज, इट कुड बी ड्यू टू सम मेडिकेशन, इट मे बी ड्यू टू सम एक्सीडेंट। अगर वो इनकैपेसिटेट हो जाता है, इनकैपेबल हो जाता है टू मेक डिसीजन, या वो साइकेट्री में चला जाता है कोई बंदा, तो उस सूरत में कोर्ट एक गार्डियन जो है वो अपॉइंट करती है फॉर प्रॉपर्टी एंड पर्सनल केयर। और जो वो प्रोसेस है अपॉइंटिंग ऑफ गार्डियन, दैट्स रियली एक्सपेंसिव एंड लेबोरियस। तो मीनवाइल ना सिर्फ ये सॉरी ये में कॉल है बट आई एम नॉट टेकिंग दिस, आई एम सॉरी। मैं गुजारिश कर रहा था कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो इसलिए जरूरी है कि बजाय इसके कि कोर्ट के प्रोसीजर में जाया जाए विच इज वेरी एक्सपेंसिव, और इसलिए बेहतर है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो बना दी है। पावर ऑफ अटॉर्नी की दो किस्में हैं, एक पावर ऑफ अटॉर्नी है फॉर प्रॉपर्टी एंड द अदर इज फॉर पर्सनल केयर। प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो उसमें एक्सेप्ट विल के बाकी सब कुछ जिसको भी अटॉर्नी आप मुकर्रर करेंगे वो कर सकता है, विल नहीं वो आपके बिहाफ पे दे सकता, बना सकता। इस तरह पर्सनल केयर की जो प्रॉपर्टी है, पर्सनल केयर की जो अटॉर्नी है वो डिसीजन करता है कि आपको कौन सा मेडिसिन चाहिए, किस तरह से आपका ट्रीटमेंट होगा, सारी वो चीजें उससे डील करता है फॉर द अटॉर्नी फॉर द पर्सनल केयर। अटॉर्नी फॉर पर्सनल केयर जो है आप एक से ज्यादा अटॉर्नीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी को कह सकते हैं कि वो मेरे पर्सनल केयर का ख्याल करे, किसी को कह सकते हैं वो मेरी मेडिकेशन का ख्याल करे, अला हाज़िर के आस। उसकी लिमिटेशन भी की जा सकती हैं। उसके अंदर कुछ ट्रिगरिंग इवेंट जो है वो भी बताया जा सकता है कि अगर मेरा एक की जगह दो डॉक्टर्स मुझे कहें तो फिर मुझे इनकैपेसिटेटेड ट्रीट किया जाए। और डॉक्टर्स को भी आप मेंशन कर सकते हैं कि ये डॉक्टर्स हो या ये हॉस्पिटल हो या ये ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो सारी चीजें आप उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी में आप बता सकते हैं। चौथा डॉक्यूमेंट जो हमने आज डिस्कस करना है वो है लिविंग विल। लिविंग विल एक्चुअली उसका मकसद ये है कि बंदे को नेचुरल वो डेथ फेस करे, ना तो उसे आर्टिफिशियली जिंदा रखा जाए और ना उसे गैर जरूरी तौर पे मार दिया जाए, यानी कि नेचुरल तरीके से बंदा इस दुनिया से डाई करे, उसको कहते हैं। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट यहाँ तैयार किया जाता है वो लिविंग विल कहलाता है। एक सवाल ये था इसमें कि विल जो है वो कौन सी विल है जो वैलिड विल है, वो विल जो कोर्ट में जाके साबित की जा सके कि ये सही विल है। इसके लिए कानून है हमारे पास जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट डिसीजन एक्ट। उसका सेक्शन 4 है जिसमें ये बताया गया है कि लीगल वैलिड विल कौन सी है। वैलिड विल वो होती है जिसके ऊपर दो विटनेसेस के साइन हो और किसी अटॉर्नी ने उसको वेट किया हो, किसी बैरिस्टर या सोलिसिटर ने उसको वेट किया हो। ये कोई बैरिस्टर या सोलिसिटर के अलावा भी दूसरा बंदा उस विल को वेट नहीं कर सकता। उसको उसके साइन करने होते हैं, उसके ऊपर उसको अपनी स्टैंप लगानी होती है, उसने उसको बताना होता है कि ये दो विटनेसेस ने और टेस्टेटर ने जिसने विल लिखी है मेरे सामने साइन किए हैं। एक तरह से वो भी उसका विटनेस बनता है, या उसको आप कह लें कि वो गारंटर बनता है इस बात का कि ये वैलिड विल है। तो अगर ये चीजें मौजूद होंगी तो वो विल वैलिड कंसीडर होगी। अगर वो चीजें मौजूद नहीं होंगी तो वो विल वैलिड कंसीडर नहीं होगी।
इसके अंदर बहुत सारे कवानीन है, मिसाल के तौर पे हेल्थ केयर कॉन्सेंट एक्ट है, उसके बाद फिर सेशन लॉ रिफॉर्म्स एक्ट है, फिर फैमिली लॉ एक्ट है, फिर स्टेट, ये सारे कवानीन जो हैं वो इसके अंदर आते हैं, एप्लीकेबल हैं बिल की मुख्तलिफ प्रोविजंस के अंदर। तो ये बहुत मुश्किल काम है कि एक प्रॉपर सही बिल आप विदाउट हेल्प ऑफ किसी एक्सपर्ट के बना सकें। लेकिन उसका ये मतलब ही नहीं है कि बिल की इजाज़त नहीं है, बिल की बिल्कुल इजाज़त है। उसे होलोग्राफिक बिल कहते हैं, जो आप अपनी हैंड राइटिंग से बना सकते हैं। तो मैं आपको एक उसका नमूना अभी पढ़ के बताऊंगा। आप में से जो हजरात लिखना चाहें, मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगा, वो लिख भी सकते हैं। जिनकी बिल्कुल सिंपल किस्म के एसेट्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा जिनकी लाइबिलिटीज़ नहीं है, जिनकी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, उनको ज़रूरत भी नहीं है किसी प्रोफेशनल बंदे की हेल्प ले, वो खुद ही अपनी बिल लिख सकते हैं खुद से। बिल के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो हम एक्सपर्ट्स जो हैं, जो लॉयर है जो आपसे पूछेगा, वो कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपसे पूछेगा बिल को लिखने के लिए। सबसे पहले आपके एसेट्स की डिटेल पूछेगा वो, उसमें इट इज इंक्लूसिव ऑफ योर जॉइंट एसेट्स एज वेल। कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं या कोई पेंशन हैं। जो इंश्योरेंस पॉलिसीज और पेंशन जो है, अगर उनके अंदर बेनिफिशरीज मौजूद हैं तो वो बेसिकली अनअफेक्टेड होते हैं बिल, वो बिल के बगैर उनको आप ट्रीट किया जाता है। और बिल के अंदर लिखा जाता है कि अकॉर्डिंग टू बेनिफिशरीज जो ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है, जैसे पेंशन प्लान में कोई बेनिफिशरी है या कोई आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में बेनिफिशरी है, तो कहेंगे कि उसके मुताबिक उस पर अमल किया जाए, उसका रेफरेंस दे दिया जाता है, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन ज्यादा बिल में जरूरत नहीं होती। इसी तरह अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल मौजूद है या कोई एग्जिस्टिंग पावर ऑफ टर्नी, अगर मामला हो पावर ऑफ टर्नी का या लिविंग बिल का, तो उसका भी जिक्र किया जाता है, क्योंकि हम उसको रिवोक करते हैं जो भी ऑलरेडी पहले से मौजूद होती है। रिवोक मीन उनको समझा जाए कि वो खत्म हो गई, दे आर नो मोर एप्लीकेबल। एक नई बिल आएगी तो ऑटोमेटिक रिवोक भी हो जाती है पिछली बिल्स, तो लेकिन अगर जिक्र कर दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह लेटेस्ट हम दौर आ गया जिसमें डिजिटल एसेट्स की बात हम करते हैं, तो डिजिटल एसेट्स को भी, क्योंकि इस यहाँ पे कोई कानून मौजूद नहीं है प्रॉपर तरीके से टू हैंडल द डिजिटल एसेट्स, तो डिजिटल एसेट्स का भी जिक्र बिल में करना चाहिए कि उनको किस तरह से आपने हैंडल करना है। उसमें बाज़ का बहुत ही कीमती किस्म के डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो मौजूद होते हैं। इसी तरह जो लॉयर है वो आपसे आपका फैमिली बैकग्राउंड भी पूछेगा कि डिपेंडेंट चिल्ड्रन कौन से हैं, स्पाउस कौन है और डिपेंडेंट्स कौन है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह स्पाउस के जो राइट्स हैं, स्पाउस के पास दो तरह के राइट्स हैं। एक तो वो जो स्पाउस जो है वो या तो इक्वालिटी के तौर पे ले सकती है, ये क्या लिख रहे, प्लीज पोस्ट इट ऑल इंफॉर्मेशन ऑन दिस चैट बॉक्स। ये किसके लिए है भाईजान, ये किसके लिए मैसेज? आप जारी रखिए, मैं नोट कर रहा हूँ, आप जारी रखिए जी प्लीज। ये आपके लिए लिखा है कि जो अगर पोस्ट कर सकते हो इस चैट बॉक्स में तो पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि आप इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते हम या लिख तो नहीं सकते। इरफान साहब, मैं आहिस्ता बात कर लूंगा, पोस्ट करना लिखना तो बहुत मुश्किल है, ये लिखने का काम तो माजरत से आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपकी ये बात मैं एग्री करता हूँ कि अगर मैं तेज बोल रहा हूँ मैं इसको स्लो कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया था कि मुझे 15-20 मिनट में इसको कंक्लूड करना है, तो ये ज्यादा टाइम हो जाएगा अगर मैं आहिस्ता करूंगा बात, लेकिन मैं इसको स्लो कर देता हूँ। आपको जिस चीज की समझ नहीं आई वो आप बता दें कौन सी है, ताकि मैं उसको रिपीट कर दूं। सही सर, डोंट वरी, अभी क्वेश्चन लोग ले रहे हैं, देन आई विल रिजॉल्व द इशू, डोंट वरी। आप अपने आहिस्ता आहिस्ता बताइए जो लोगों के सवाल है, उसको मैं रिजॉल्व इट आफ्टरवर्ड इंशाल्लाह। जी जी, बहुत बेहतर। तो इसमें जो स्पाउस के राइट्स हैं वो एक फैमिली लॉ एक्ट के तहत उसको प्रोविजन मौजूद होती है। प्रेफरेंशियल राइट ऑफ स्पाउस है जो कि $3.5 लाख कर दिया 21 मार्च से हुकूमत ने, वो ऑटोमेटिकली उसको जाता है, जो भी एसेट्स मौजूद होते हैं उसमें से $3.5 लाख स्पाउस को जाएंगे। पहले ये अमाउंट $2 लाख थी, तो लेकिन ये स्पाउस की अपनी ये फिर अगेन ये फैसला वो एक्सपर्ट से मिलकर करती है कि मुझे बिल के मुताबिक जाना है या मुझे इक्वलाइजेशन पे जाना है, तो शी कैन डू जो भी उसके लिए बेनिफिशियल है उसके मुताबिक वो फैसला कर सकती है। उसके बाद एक पोटेंशियल जो डिपेंडेंट्स हैं उसका भी होता है, बाज़ का एक से ज्यादा बंदे की शादी होती है, एक ज्यादा औलाद होती है, कुछ लोगों को देना चाहते हैं, कुछ को नहीं देना चाहते, तो जो पोटेंशियल डिपेंडेंट्स है वो बाज़ का लिटिगेशन में चले जाते हैं कि जी हमारा हक ज्यादा था, हमें कम दिया गया है, और ये बिल जो है ये गलत है, ये बिल जो है वो सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थे, उनका उस वक्त फैसला नहीं करने की सलाहियत रखते थे, ये किया गया, इस बुनियाद पे लिटिगेशन हो जाती है बिल के ऊपर। तो इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ता है और ये भी लॉयर उनसे डिस्कस करता है और फिर
अप्रोप्रिएट डिसीजंस किए जाते हैं ताकि बाद में जो लवाहकीन है वो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए कोई मसला नहीं हो आफ्टरवर्ड्स। अच्छा, इसके ऊपर एक चीज होती है स्टेट ट्रांसफर टैक्स, वो भी लगता है जब कोई किसी बंदे की डेथ होती है तो कोर्ट ये फैसला करती है जितना भी अमाउंट ऑफ एसेट्स होते हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है। 50,000 पहले पे कोई टैक्स नहीं होता और उसके बाद फिर उसको $15 पर 1000 के हिसाब से वो कैलकुलेट किया जाता है। जैसे गालिबन 1 मिलियन की अमाउंट बने तो कोई 1450 के समथिंग लाइक दैट टैक्स बनेगा, वो कैलकुलेट किया जाता है हर केस में अलग-अलग से। इसी तरह अगर आपने अपनी विल में कोई रिक्वेस्ट देने हैं, कोई तोहफे देने हैं, किसी को कोई गिफ्ट करना है, किसी को डोनेशन देनी है, उसको भी आप लिख सकते हैं। फिर आप उसके बाद जब सारी चीजें आप लिख लेते हैं तो बाद का उसका रेजिड्यू भी बचता है कि यार इसके बाद भी कुछ बचा हुआ है, इसको गाड़ियां हैं तो ज्वेलरी है, इसको तो आप मेंशन कर देते हैं। सब कुछ करने के बाद भी अगर कुछ रेजिड्यू बचता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, तो वो भी आप इसको ले सकते हैं, अपनी बिल के अंदर बता सकते हैं कि आपकी क्या क्या प्रेफरेंसेस है, किस किस को देने हैं। फोन आज क्यों बज रहा है? एक्सक्यूज मी सर, हेलो। No, sorry, this is not the good time. Can you call me tomorrow, please? You can call me at. Sorry for that. Actually, मैंने फोन एक बंद किए हुए हैं, ये एक फोन इसको बंद करना जरा मुश्किल हो रहा है, कोशिश की थी मैंने। अच्छा, इसी तरह जब आपके जो एसेट्स हैं अगर उनके अंदर उसकी वैल्यू में चेंज एक्सपेक्टेड हो कि किसी तरह से उसके चेंज आएगी, तो वो जो चेंज है उसको भी हम ले सकते हैं कि हमने उस एसेट्स को अगर सेल किया, उसकी वैल्यू चेंज होएगी तो उस जो रेज होगा वो कहाँ पे जाएगा, या अगर किसी को बेचना है या कोई और एसेट हमने इसके खरीद रहे न्यू ऑफ दैट, तो दैट कैन आल्सो बी हैंडल्ड, वो भी इसके अंदर डाला जा सकता है। इसी तरह जो दफनाने के अरेंजमेंट्स होते हैं, बर्डन अरेंजमेंट्स, वो भी हम उसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि वो बाइंडिंग नहीं होते लेकिन अपनी ख्वाहिश के तौर पे डाले जा सकते हैं कि जी मुझे वहां पे बरी किया जाए, वहां पे दफनाया जाए, उस जगह पे उस कब्रिस्तान में किया जाए या उस शहर में दफनाया जाए, ये आप कर सकते हैं, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होते लीगली। वो जो लोग आपके हैं स्टेट ट्रस्टी, वही फैसला करते हैं कि क्या करना है, लेकिन आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं, उसके अंदर डाल सकते हैं। इसी तरह जो पावर्स ऑफ अटर्नी की बात जब मैं कर रहा हूँ तो उसमें आप एक से ज्यादा लोगों को भी रख सकते हैं, उसकी लिमिटेशन हो सकती हैं, और उसके जो पॉइंट्स मैंने आपको वो बता दिए। इसी जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी भी लॉयर के लिए जरूरी है कि जब वो विल लिखता है या पावर ऑफ अटर्नी लिखता है, वो उसको ये चेक करना होता है कि मेंटल कैपेसिटी जो है क्लाइंट की, जिस बंदा जो विल लिखवा रहा है, उसको मैं क्लाइंट का नाम दे रहा हूँ, जो टेस्टेटर है, उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, क्या वो सही फ्रेम ऑफ माइंड में है, वो किसी खौफ के तहत तो डिसीजन नहीं कर रहा, वो किसी के ड्यूरेस में, किसी के प्रेशर में, किसी के गैर जरूरी तौर पे, जैसे कोई साहब अगर अपनी बेटी के पास रह रहे हैं तो उस बेटी का कोई ज्यादा प्रेशर तो नहीं ले रहे, वो इंडिपेंडेंट माइंड के साथ डिसीजन कर रहे हैं। ये फैसला हमेशा ये वकील को करना होता है, ये उसकी स्टैट्यूटरी जो उसकी कानूनी जिम्मेदारी है। आई एम सॉरी, इंग्लिश वर्ड आते हैं, मुझे ट्रांसलेशन करना पड़ रहा है बार बार। तो जो उसकी कानूनी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि उस जो बंदा वसीयत लिखा रहा है, जो अपनी बिल लिखा रहा है, वो सही मेंटल कैपेसिटी के साथ वो चीजें इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई कर रहा है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो किसी खौफ में नहीं है, किसी लालच में नहीं है, किसी बेसिकली लालच तो उसको कम होता है, खौफ का एलिमेंट उसको जज करना होता है और फिर उसको खत्म करना होता है, क्योंकि विल लिखते हुए इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है कि वो अपना सही फैसला करे, जो उसका अपना फैसला है ओरिजिनल, बगैर किसी किस्म के बैरूनी दबाव के वो फैसला करे। ये इसकी छोटी सी चीजें हैं, ये मैंने आपको, अब जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनके मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और विल इनवैलिड कौन सी होती है? इनवैलिड विल वो होती है जिसपे 2 विटनेसेस के सिग्नेचर्स नहीं हो, और विटनेस जो है वो ना तो बेनिफिशरी हो सकता है, यानी जिसको उस विल से, उस वसीयत से फायदा पहुंचना है वो हो सकता है, और ना उसका कोई जो आपने उसको स्टेट ट्रस्टी जो उसका ट्रस्टी आपने बनाया उनमें से कोई हो सकता है विटनेस, उन दोनों से हट के होगा। एक चीज का मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों को जुबानी जो होलोग्राफिक बिल होती है, होलोग्राफिक बिल वो होती है जो आपने अपनी हैंड राइटिंग में लिखी है, वो
अंटारियो के अंदर, मैं बाकी कनाडा की बात नहीं कर रहा, अंटारियो के अंदर वो वैलिड विल है अगर आपने हैंड राइटिंग से लिखी है, टाइप शुदा नहीं होनी चाहिए। अगर वो टाइप शुदा होएगी, उस पर साइन होंगे, दैट इज नॉट होलोग्राफिक विल, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। उस टाइप शुदा विल के अंदर सॉरी, उस जो आपने हाथ से लिखी हुई है विल अपनी हैंड राइटिंग में, उसमें क्या होना चाहिए और वो किस तरह से वैलिड होएगी, वो मैं उसका एक स्पेसिमेन अभी आपको बोल के बताता हूँ। और इरफान साहब रेस्ट एश्योर कि मैं बहुत आराम से बोलूंगा ताकि आप उसको समझ सकें, ठीक है। तो वो जो होलोग्राफिक विल है, वो अगर कोई आप लिखना चाहें प्लीज लिख लें, मैं यहाँ पे टाइप करना तो मेरे लिए मुश्किल होगा कि वो किस तरह लिखी जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल, इसको मैं इंग्लिश में बताता हूँ क्योंकि somebody has said that I should speak in English. So what is a holographic will? It is a handwritten will which is acceptable in the course of Ontario right now. You can write it with your own handwriting. It shouldn't be typed. It shouldn't be any machine involved in it. It should certainly be in your own handwriting. So how you will write holographic will, which is a valid will as well. It is for the everybody. First of all, when you will write your holographic will, you will put a paper, you will find a paper, get a pen and write down, first of all, date, what it is today. For example, it is 31st of August, 2021. So you will write down the date, 31st of August, 2021. Then you will come down in the next line, one line for the date, the next line or a couple of lines below, you will write down I, your name, whatever it is. For example, Shaukat Rizvi Sahab, his name is apparent here. I, Shaukat Rizvi, or whatever is your name, not Shaukat Rizvi, your name. You will write down your name, declare this, the words declare this to be my last will and testament. That is the first sentence. Second sentence, I expressly revoke all prior wills and codicils. Codicils are actually the amendments in the will are called codicils, which has equal validity as the will is. So you are revoking all the previous ones. So this one is your last will or testament and you revoke the previous ones. Now you come to the second paragraph. I leave all my property to whatever is your spouse name, wife or husband, right? I leave all my property to my spouse, the name of your husband and wife. The whole full legal name would be written here. If, again, the name of your spouse, wife or husband, complete legal name, predeceases me. Predeceases means if she dies before me, then your kids, your son, your daughter, or your sons or daughters, their complete legal names, 1 or 2 or 3, or whatever number of kids you have, in equal portions. So you are, if she predeceases you, she dies before you, then the property will be distributed among them in equal portions. Complete the sentence. And in an eventuality, unfortunately, if the child dies, then what will happen? If you have 3 children, one of them, unfortunately, predeceases, dies at the time of will, to cover that, you will write down a sentence, if a child, you will not write the names then. If a child predeceases me, I leave her oblique his share to her oblique his children in equal portions. So you have covered at least 2 or 3 eventualities here, wife, children, and then their children. The next paragraph. I name, again, your wife's legal name, complete name, as executor of my succession. She will become executor, a state trustee, or whatever the many words are used, you can write executor, the executor of my succession. If, again, the complete legal name of your spouse, wife, or the husband, which you had written earlier,
cannot serve. We are not providing any reasons that why they can't serve. They don't want to serve, cannot serve, incapacitation or whatever. Comma, I name, who is your alternate, your son, your daughter, your friend, your brother, whosoever, as executor. And then the last sentence, your will is complete. This is all handwritten holographic will, which is acceptable to the courts. My executors may act as an independent executor. So you're giving the right to both of them as independent, and shall serve without bond. These words are written because you're not giving them any money to do this job for the executor. But if you want to pay them, then you can write down that they will be paid from your estate this much amount and whatever the percentage or whatever, depends upon the persons. And then in the end, you will sign. And all this will be handwritten. And it is a valid holographic will, it is called. Okay, now I'm open for any questions, please. Yes, I think I'm pretty sure there are a lot of questions and things will be clarified. So if you want to ask a question, just raise your hand and then I'll take one by one and Mr. Said will give the answer. Irfan Sahib, you are the first one to raise the hand. Please go ahead. Mr. Irfan. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, आपने ये जो होलोविल ग्राफिक हैंड रिटन विल के लिए बताया, तो क्या ये डॉक्यूमेंट आप हमारे शौकत रिजवी साहब को शेयर कर सकते हैं? तो ये उस पर पोस्ट कर देंगे तो सबको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो अगर कोई इसमें एतराज ना हो तो। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैंने तो आपको पढ़ के बता दी। पढ़ के तो बता दिया, लेकिन वो एक्चुअल जो सेंटेंस है, प्रॉपर लीगल सेंटेंस, वो हमें पहुंच जाएगा, हम उसको फिर बना लेंगे जिस तरह से। और दूसरा वो मैंने जो बोले हैं वो सारे लीगल सेंटेंसेस ही हैं, उसमें हाँ, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोर्ट में एक्सेप्टेबल ना हो जी। उसको पेपर पर इन राइटिंग शेयर कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। वो मैं शौकत साहब को दे दूंगा, वो आप उनसे ले लीजिएगा। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये जो बिल आप बता रहे हैं, ये तो ठीक है, मतलब यहाँ के लिहाज से चाहे हैंड रिटन हो या बाय लॉयर बनी हुई हो, लेकिन जिसका कोई ना हो कनाडा में और वो कनाडा में रह रहा है, उसका सिर्फ घर है, कुछ नहीं है उसके पास, या उसकी अपनी गाड़ी है जो वो यूज कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करना होगा? उसके बच्चे और बेगम जो है ना छोड़ के चले गए, वो 2-3 साल से मिलना भी नहीं चाहते, तो इस कंडीशन में आप क्या बताएंगे सिंगल पेरेंट्स को? उनकी विल किस तरह से बनेगी और क्या होगा? और इसके लिए अगर आप अपना पर्सनल नंबर शेयर कर सकते हो तो आपसे फिर डायरेक्ट मजीद डिटेल बात की जा सकती है। जी, पर्सनल नंबर मेरा जो है वो मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ। हाँ, इस पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये मतलब आम सब लोगों से तो मुताल्लिक नहीं है, ये एक बेहतर यही जैसे आपने कहा, आप मुझसे नंबर ले लीजिएगा, आप लिख देंगे, आपने डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, इस पे शेयर कर दीजिए। इरफान साहब, इसका मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ शौकत साहब यहाँ पे। इरफान साहब, जो आपने सवाल रेज किया है, इसी का जवाब वैसे मैंने अपने शुरू में दिया था आपको, कि ऐसी जो सिचुएशन है, जैसे सिंगल पेरेंट है, उनके पास प्रॉपर्टी मौजूद है, कोई ऐसा मौजूद नहीं है जिसको वो ले सके वो प्रॉपर्टी। ये इनकी प्रॉपर्टी जो है वो काउंट के पास चली जाएगी, हुकूमत के पास चली जाएगी, सारे एसेट्स वो ट्रांसफर हो जाएंगे। इनको चाहिए कि फौरी तौर पे अपनी बिल बनाए, चाहे वो होलोग्राफिक बिल बना ले, चाहे वो मेरे पास तशरीफ ले आए, मैं इंशाल्लाह उनकी हेल्प कर दूंगा। और लेकिन इनको ज्यादा जो है देर नहीं करनी चाहिए, इनको अपनी बिल फौरन बना लेनी चाहिए, ज्यादा डिले करना मुनासिब नहीं है। ये नंबर आप इस पे शेयर कर सकते हैं क्या इसी वक्त? जी, मैंने कर दिया अपने नंबर शेयर आपको। मैंने अपना पर्सनल जो सेल नंबर है वो भी दे दिया, जो ऑफिस का नंबर है वो भी दे दिया। शुक्रिया। खालिद कासिम साहब, नहीं, इस चैट बॉक्स में नहीं आया नंबर। जी भाई, मैंने तो इसमें लिखा है 289242 9125 289242 जी 9125। अच्छा, मेरे सवाल दो हैं छोटे छोटे से। पहला तो यह है कि अमूमन घर जो है वो दो स्पाउसेस के नाम पे होता है, मियाँ बीवी के नाम पे जी। तो उसके बारे में हमने ये सुना है कि भाई अगर उनमें से एक फौत हो जाए तो वो पूरे का पूरा दूसरे के नाम पे चला जाता है। तो एक तो ये क्वेश्चन है कि ये विल में कैसे एड्रेस होगा। दूसरा ये है कि एग्जीक्यूटर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं।
बस ये मेरा जी मैं आपके दूसरे सवाल और मजीद सवाल है खालिद साहब, या मैं इसके जवाब दे दूं? नहीं बता, यही है। आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देता हूँ। एग्जीक्यूटर्स नॉर्मली एक से ज्यादा रखे जाते हैं। एक मेन एग्जीक्यूटर रखा जाता है और खुदा ना खास अगर वो ना कर पाए तो हम उसको अल्टरनेट एग्जीक्यूटर भी देते हैं। और आप एक से ज्यादा 3-4 भी एग्जीक्यूटर रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। एग्जीक्यूटर्स के नंबर पे कोई कानून आपको रोकता नहीं है। नॉर्मली एक एग्जीक्यूटर इसलिए रखा जाता है कि फैसला करने में आसानी हो, बेहतर हो। और अगर वो इनकेपेबल हो जाए या वो ना करना चाहे या खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो जाए तो फिर आप दूसरा अल्टरनेट एग्जीक्यूटर बिल के अंदर हर सूरत में एक तो देते ही हैं। लोग एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा एग्जीक्यूटर भी दे देते हैं। या बाज का ऐसा होता है कि बच्चे छोटे होते हैं, वाइफ को एक एग्जीक्यूटर किया, फिर सबसे बड़े बच्चे को किया, उसके बाद 2 छोटे बच्चे हैं जो 18 साल के होने वाले होते हैं। कोई 18 का है, कोई 17.5 का है, कोई 16.5 का है। तो फिर वो दोनों को कह देते हैं कि ये दोनों फिर इकट्ठे हो जाएंगे जैसे वो अपनी एज को होंगे 18 और वो एग्जीक्यूटर हो जाएंगे बाय द टाइम अगर ये विद एग्जीक्यूट होती है तो, क्योंकि अदरवाइज तो 18 से छोटा एग्जीक्यूटर नहीं हो सकता। मिनिमम एज इज 18। तो पहला सवाल आपका था कि वाइफ और हस्बैंड दोनों के नाम पे घर होता है और दोनों के नाम पे वो चूंकि टाइटल पे दोनों होते हैं और जब डेथ होती है तो वो एक के पास चला जाता है। इसके अंदर आपने देखना ही होता है कि टाइटल के अंदर 2 तरह की चीजें होती है। एक ज्वाइंट टेनेंसी होती है और एक टेनेंसी इन कॉमन होती है। तो वो अगर ज्वाइंट टेनेंसी के तौर पे होगा तो वो बात आपकी ठीक है कि दूसरे को चला जाता है वो घर, लेकिन बहरहाल वो कोर्ट ही डिसीजन करती है, उसके बाद ही उनके पास जाता है। लेकिन अगर टेनेंसी इन कॉमन है तो फिर हर सूरत में बिल होनी चाहिए, तब उसके ऊपर डिसीजन होएगा। आपको क्लियर हुई बात खालिद साहब? नहीं, ये आखिरी जुमला समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि 2 तरह का प्रॉपर्टी के ऊपर अगर 2 मालकान 2 नाम है तो 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होती है ज्वाइंट टेनेंसी, यानी कि दोनों 50-50% के पार्टनर हैं, ज्वाइंट टेनेंट्स हैं। एक होती है टेनेंसी इन कॉमन। तो अगर टेनेंसी इन कॉमन है तो फिर बिल जरूरी है। ज्वाइंट टेनेंसी में भी अगर हो तो वो आसानी हो जाती है, क्योंकि डेथ के बाद ऑटोमेटिकली जो चीजें ट्रांसफर नहीं होती हैं। यहाँ पे ओंटारियो के अंदर जो कानून है उसमें ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता। अल्टीमेटली आपको लाना ही पड़ता है कोर्ट से एक खत के लिए, हाँ जी ये हो गया, ये बंदा दुनिया में नहीं रहा और ये चीजें हैं, इसको एज इट इज किया जाए। वो अगर ज्वाइंट टेनेंसी है तो उसमें आसानी से हो जाती है, अगर टेनेंसी इन कॉमन है तो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, आबिदा प्लीज गो अहेड। आबिदा, you raise a hand. Sorry, I didn't. Okay, अस्सलाम वालेकुम। ये आपने जो होलोग्राफिक विल है ये जो बताए हो, इट्स होलोग्राफिक राइट? या इट इज होलोग्राफिक, टेक्निकल नेम ये जी ये हैंड रिटन होनी चाहिए या ये टाइप्ड भी हो सकती है, जैसे हम उसको टाइप करें और फिर सिग्नेचर करें? No, typed is not acceptable, only handwritten. ओके, हैंड रिटन होनी चाहिए। अच्छा, और फिर इसमें प्रॉपर्टी वगैरह की सारी डिटेल्स देनी चाहिए कि क्या है, या वो उसकी डिटेल देने की जरूरत नहीं है? देखिए अगर प्रॉपर्टीज एक से ज्यादा है तो फिर तो होलोग्राफिक विल इज नॉट रिकमेंडेड। अगर एक ही प्रॉपर्टी है देन इट इज ओके, फाइन। बट अगर प्रॉपर्टीज एक से ज्यादा है तो बेहतर ये है कि आप होलोग्राफिक विल ना लिखें, then it can cause confusion and it can cause problem. तो होलोग्राफिक विल है जो सिंपल, जिनके पास बहुत थोड़े से एसेट्स हैं और बहुत थोड़े से डिपेंडेंट्स हैं, कोई इश्यूज नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि विल जो है विल चैलेंज हो जाती है कोर्ट में। दैट इज द मेन थिंग। अगर आपके डिपेंडेंट्स एक से ज्यादा हैं, किसी डिपेंडेंट को वो विल पसंद नहीं आई तो वो कोर्ट में चला जाएगा, और वो कोर्ट में जब वो चला जाएगा तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। वो बहुत उसके अंदर अखराजात बहुत हैं, there's lot of expenses, time बहुत है, botheration बहुत है, there's lot of trouble. Once you are in court then things are complicated and you never know कि descendants जो है हमारे, जो अगर मैं दुनिया चला जाता हूँ, जो मेरे पीछे हैं, वो what they have been thinking। वो बहुत छोटी छोटी बातों पे बात का, इतनी सी बात पे भी लिटिगेशन हुई है कि ये तोता जो है ये मेरे लिए क्यों नहीं छोड़ा गया, ये तोता दूसरे को क्यों दिया गया, थिंग्स लाइक दैट वेरी माइनर, उसके ऊपर लिटिगेशन हो जाती है। लेकिन अगर वैलिड विल होएगी तो then there will be no litigation, and if there is a litigation it will be decided according to the will। ठीक है, थैंक यू। फारूकी, फारूकी साहब, मिस्टर फारूकी।
Yeah, Farooq, please go ahead. ये अनम्यूट कर लें पहले फारूक साहब। फारूक, ये आप अनम्यूट करो अपने को। Okay, then for Mr. Fareed, you can go ahead. Mr. Fareed. जी, अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। जी वालेकुम सलाम सईद साहब। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी के मल्टीपल एसेट्स हैं एंड दैट इज कीप ऑन चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम आज विल बनाते हैं एंड देन हिज एसेट इज कीप ऑन चेंजिंग प्लस माइनस, सो हाउ यू विल एड्रेस दैट ऑन द विल? विल के अंदर जो बेसिक चीज होती है कि जब आप एसेट्स आपके इंक्रीज होते हैं तो उसको आपको विल के अंदर कॉडिशल्स लाए जाते हैं। कॉडिशल होता है अमेंडमेंट लाई जाती है, नई बिल लाई जाएगी। लेकिन अगर आप जिस जगह पे रह रहे हैं, एक घर है आपका, आपने वो घर तब्दील किया, उसको बेचा या उसको रखे रखा, दूसरे घर में चले गया, नया घर आपने ले लिया, तो उस सूरत में आपको फिर विल के अंदर वो चेंज लानी पड़ेगी। अगर वो आप चेंज नहीं लाएंगे तो वो विल आप इनवैलिड हो जाएगी। और ये कीप ऑन चेंजिंग वाली जो बात आप फरीद साहब कह रहे हैं, ये अगर तो आपका बिजनेस है तो सेपरेट बात है, तो वो तो बिजनेस के अंदर आएगा। लेकिन अगर अदरवाइज नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता कि आप हर 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद घर बदल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, साल 2 साल में वेल्थ एक्यूमुलेशन होती है ना, वेल्थ एक्यूमुलेशन होती है, देन you know the property value changes, you keep on switching, you invest somewhere, you gain somewhere, you lost somewhere. Today, let's see, suppose I have one property, I'm living on that, I have another rental property, I have a condos. So कथा कलामी माफ, आपके सवाल को मैं एड्रेस कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने उसमें गुजारिश की थी कि जब आप इस तरह की चीज होगी तो इसको विल में आप एड्रेस करेंगे। अगर आपको मेरा पॉइंट याद हो जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप कि कोई जैसे कोई एसेट है, आपने कोई बेचना है, उसकी वैल्यू बढ़ गई, वो इंक्रीज हो गया, वो इंक्रीज कहाँ जाएगा? यू विल एड्रेस दैट इन योर विल, दैट कैन बी एड्रेस्ड इन द विल, बट दैट यू नीड अ प्रोफेशनल विल फॉर दैट। होलोग्राफिक विल में यू कांट एड्रेस इट। राइट, थैंक यू। फारूक साहब, प्लीज गो अहेड। फारूक, अस्सलाम वालेकुम। मेरा पहला सवाल ये है कि क्योंकि ये हैंड रिटन चीज है जी जी, तो ये तो आदमी जब भी एसेट्स में चेंजेस आएंगी वो दोबारा लिख सकता है। सो कन्वीनियंट नहीं, हैंड रिटन की जो मैंने पहले भी सवाल का जवाब नहीं, मेरा सवाल कंप्लीट नहीं। खुदा ना खास्ता एग्जेक्टर को या किसी विटनेस को कुछ हो जाता है कि वो या तो रहता नहीं या इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, तो आप दोबारा बिल लिख लीजिए। इसमें कबाहत क्या है? आप सवाल दोबारा इसका रिपीट करें, आप क्या फरमा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि ये हैंड रिटन बिल है तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू राइट। सिर्फ इसमें जो आदमी है उसके सिग्नेचर चाहिए, एग्जेक्टर के सिग्नेचर चाहिए, और जो विटनेसेस हैं। तो अगर कोई एसेट चेंज होते हैं या किसी वजह से एग्जेक्टर को कुछ हो जाता है तो वो दोबारा बिल लिख सकता है। तो उसमें कोई कबाहत तो नहीं होनी चाहिए, एक कॉडिशल की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। बात यह है कि सर कानून जिन्होंने बनाया है हमें तो उस पर अमल करना है, आपके हुक्म पे अमल नहीं कर सकते। हमें तो लॉ की प्रोविजंस पर गौर देखना है, विश पे कानून नहीं बनता सर। माजरत, आई एम सॉरी, मैं लॉ के अंदर लिखा है, हमें तो लॉ के मुताबिक वे करना है उसको, चीजों को। आई एम सॉरी, आई एम नॉट मेकिंग माय सेल्फ क्लियर। मेरा मतलब ये कहने का है कि सपोज मैं बिल बनाता हूँ जी, और तो मैं पहले तो मेरा सवाल, चलिए दूसरा सवाल अब पहले पूछ लेता हूँ। उसकी कॉपी सब विटनेसेस के पास जानी चाहिए, एग्जेक्टर के पास जानी चाहिए? नहीं, ये लाजमी है मेरे लिए। विल का जो जब आप बनाते हैं तो विल की एक कॉपी आपको एक ऐसी जगह पे रखनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता जरूरत पड़े तो आपके सारे पता हो सबको यहाँ पे विल पड़ी हुई है और विल को इस्तेमाल किया जा सके। और नॉर्मली विल की कॉपी जो है वो लॉयर के पास भी लोग रखते हैं, लेकिन अब आजकल डिजिटल दौर है। जैसे मैं करता हूँ, मैं तो अब अपनी प्रैक्टिस आपको बता देता हूँ, मैं जब बिल लिखता हूँ तो जब वो साइंड बिल, ये नहीं कि उसका ड्राफ्ट, साइंड बिल, वो साइन जिस पे टेस्टेटर के भी साइन हो, जिसकी विल है, विटनेसेस के भी साइन हो, मेरे भी साइन हो, मेरी भी स्टैंप लगी हो, उसका मैं पीडीएफ फाइल बनाता हूँ और उसको भेज देता हूँ अपने क्लाइंट के पास कि भाई ये आप अपने पास पीडीएफ में भी रख लो, उसकी आप फिजिकल कॉपी भी अपने पास रख लो। फिजिकल कॉपी घर में किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सामने नजर आती हो, जब जरूरत पड़े उसे इस्तेमाल किया जा सके। और वो जो उसकी डिजिटल कॉपी है
वो for any kind of evidence that can be used. That is my practice. नासिर साहब, मेरा फिर इसी से सवाल है कि अगर मैं लॉयर के पास नहीं जाना चाहता जी, मैं विल बनाता हूँ, इन दोनों से साइन कराता हूँ, विटनेसेस से, एग्जेक्टर से साइन करवाता हूँ, खुद साइन करता हूँ और उसकी कॉपियां इन लोगों को भेज देता हूँ और अपने पास एक महफूज जगह पे रखता हूँ, तो मेरे पास वकील पे जाने की तो जरूरत नहीं है। आपको किसने कह दिया कि जरूरत नहीं है? आपकी जो विल है, ये एक गालिबन लास्ट टाइम भी ये सवाल हुआ था, लास्ट टाइम भी इसका जवाब दिया था, अंग्रेजी में दिया था, उर्दू में दे देते हैं। दोनों विटनेसेस जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं किसी भी वजह से, ठीक है, और वो मिल के एक विल क्रिएट कर लेते हैं, और क्रिएट करके वो तो मरने वाला तो मर चुका, अब वो जो विटनेसेस दोनों ने आपस में मिलके वो चीज बना ली है, कोर्ट उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी? कोर्ट में एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी है कि लॉयर ने उसके ऊपर साइन किए हो, उसकी स्टैंप लगी हो, उसने गारंटी किया हो कि उसकी मौजूदगी में हो। दोनों विटनेसेस को साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होना जरूरी है। जिस वक्त लॉयर साइन करेगा उस वक्त करेगा जब दोनों विटनेसेस और टेस्टेटर वो तीनों बंदे उसके सामने साइन करेंगे, तब। अगर एक विटनेस भी गायब है तब भी वो इनवैलिड बिल हो जाती है। दोनों विटनेसेस दो अलग टाइम पे साइन नहीं कर सकते, और अगर कोई वकील ऐसा करेगा तो वो अपने जो उसने हलफ उठाया उसके खिलाफ जाएगा, और कोई नहीं करेगा रेस्ट इशू, वो उसी वक्त ही करेगा जब दोनों विटनेसेस भी मौजूद है और वो टेस्टेटर भी मौजूद है। और उसके साथ अगर नहीं, हैंड रिटन पे नहीं है ये बात। हैंड रिटन तो टोटली सिर्फ आपके साइन और आपके हैंड रिटन, उसमें तो विटनेस की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा। जो विटनेस वाली जो आपकी बिल है उसके लिए जरूरी है कि वो वकील के सामने हो और वकील का उसके ऊपर उसने डॉक्यूमेंट किया हो उसको। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं करता है वकील तो फिर भी वो वैलिड नहीं हो सकती, सिर्फ विटनेसेस की वजह से वैलिड नहीं होती। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आई एम सॉरी आई हैव टेकन लॉन्ग। होलोग्राफिक या हैंड रिटन में टेस्टेटर की जरूरत है सिग्नेचर की, एग्जेक्टर की सिग्नेचर की जरूरत है, एंड अकॉर्डिंग टू यू विटनेसेस की जरूरत भी नहीं। आप जो वर्ड्स है ना उनकी चॉइस ठीक नहीं कर रहे। आप एग्जीक्यूटर की बात भी कर रहे हैं। एग्जीक्यूटर होता कौन है? एग्जीक्यूटर वो होता है जो विल को एग्जीक्यूट करे, बाद मरने के बाद करे, अमल पजीर करे। टेस्टेटर होता है जो वसीयत लिख रहा है। आप क्या कहना? बिल्कुल ठीक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सपोज मैंने विल लिखी हाथ से जी, मैं तो टेस्टेटर हो गया, मैंने साइन कर दी जी, अब मिस्टर एक्स को मैं कहता हूँ ये मेरा एग्जेक्टर है, उसके सिग्नेचर भी चाहिए? नो, उस बिल पे? ओके ओके ओके, दैट वाज नॉट क्लियर। and neither the witnesses. नो सर, मैंने गुजारिश पहले की है, होलोग्राफिक बिल पे विटनेसेस की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। शौकत साहब, आई थिंक लेट्स कंक्लूड द सेशन फॉर टुडे। मुझे अभी जाना भी है एक जगह पे, अगर आप इफ यू डोंट माइंड। ये एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ इरफान भाई, आपके 2-3 सवालों के जवाब दे दिए, आप कितने कुछ सवाल करेंगे? आप अगर आपसे बिल लिखाए जाएं तो आपके क्या चार्जेस होंगे? Irfan sir, एक मिनट, just please, Mr. Himayu is waiting, so let Mr. Himayu ask the question, then Mr. Irfan. Mr. Himayu, जी अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, सॉरी मैंने आपका इनिशियल सेशन मिस किया, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपने जवाब दिया हो। दो सवाल हैं मेरे छोटे छोटे। एक तो ये कि अगर किसी ने ऑलरेडी विल लिखी हुई हो और उसमें कोई चेंजेस कराना चाहता हो तो क्या वो बिल्कुल नए सिरे से विल लिखी जाएगी या उसमें कुछ अमेंडमेंट हो सकती है? वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी चेंजेस चाहते हैं, नेचर ऑफ चेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ चीजें ऐड करानी हो उसके अंदर दो चीजें होती हैं। कुछ होती है बिल जो है वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ चेंजेस के साथ, फॉर एग्जांपल आपने नया घर खरीदा, पिछला घर आपने बेच दिया, उस सूरत में आपको नई बिल चाहिए होगी। उस सूरत में कोडिसल्स होता है जिसके अमेंडमेंट्स को कहते हैं कोडिसल्स, उस सूरत में कोडिसल्स नहीं होंगे। लेकिन आपने फॉर एग्जांपल उस पुरानी विल में 2 प्रॉपर्टीज लिखी थी, आपने एक और नई प्रॉपर्टी खरीद ली, उस सूरत में आप कोडिसल ला सकते हैं। लेकिन अगर आपने पिछली बेच के नई में घर बना लिया, वहां शिफ्ट हो गए एज योर पर्सनल हाउस, तो फिर वो आपको नई बिल चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर कोई यहाँ पर विजिटर आया हुआ है, उसको अप्रूवल हो गया और उसका पीआर के लिए अप्लाई हुआ है, तो बिफोर पीआर अप्रूवल वो शख्स अपनी विल बनवा सकता है? सर, विल जो बंदा यहाँ मौजूद है फिजिकली, चाहे उसका स्टेटस कुछ भी हो, पीआर भी नहीं हो, रिफ्यूजी हो, रिफ्यूजी भी उसने एप्लीकेशन दी हुई है, फिर भी लिखवा सकते।
Anybody who is physically present here can have a bill. बहुत शुक्रिया. Thank you. The last question, Mr. Irfan. जी, बस मैंने यही पूछना था कि अगर हम आपके जरिए से बिल बनवाएं तो क्या कॉस्ट होगी? इरफान साहब, बिल की कॉस्ट जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, क्योंकि बिल के अंदर बहुत से लोगों ने बाज का ट्रस्ट बनवाना होता है, बाज का उनके कुछ एसेट्स ओवरसीज होते हैं. हर बिल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितनी मेहनत की जाएगी. मैंने शौकत साहब से वादा किया था कि मैं यहाँ पे आपको डिस्काउंट अनाउंस करूंगा आज के लिए, लेकिन वो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि क्या मैंने आपको डिस्काउंट ये दे दिया, होलोग्राफिक बिल का पूरा स्पेसिमेन आपको दे दिया. ये जो सिंपल बिल है वो खुद लिख लें, उसको आप वकील के पास जाए ही ना, मेरे पास भी नहीं आया, ठीक है, वो कहने की हद तक मेरा नुकसान है, बट आई डोंट केयर. लेकिन अगर आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं तो वो डिपेंड्स अपॉन योर कॉम्प्लेक्सिटीज कि आपका कितनी कॉम्प्लेक्स बिल है. नहीं, कॉम्प्लेक्स सिर्फ यही है कि सिर्फ एक घर है और बाकी बच्चे और बेगम जो है ना छोड़ के चले गए, वो अकेले हैं बस यहाँ पे. जी, वो मेरे पास तशरीफ ले हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो मैं वैसे भी यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि आप एक स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं. मैं जनरल बात कर सकता हूँ, स्पेसिफिक केस की यहाँ बात नहीं कर सकता, मुझे मेरे कवानीन इजाजत नहीं देते इस बात की. वो मेरे पास तशरीफ ले हैं, डोंट वरी, वो आके नाम लें, वो सीनियर फोरम के मेंबर हैं, आपका नाम ले लें, मुझे नाम आपका याद हो गया है, इंशाल्लाह ताला आई विल टेक केयर ऑफ इट. जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया बहुत बहुत. शौकत भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये अरेंज किया. Thank you, Fasab. I hope there are no more questions. If you have, then please, what you can do, you can still add the question to me or to Mr. Saeed, and I will try to answer to you. Right. Thank you very much. There are no more comments. I'll be closing. Thank you, Saeed sir. Sir, बहुत शुक्रिया sir. Thank you very much, sir. Take care. Have a nice evening, everybody. Assalamu alaikum.